रात के अंधेरे में आसमान को देखने का मजा कुछ अलग ही है। और बचपन में सबको कभी ना कभी ये सोच तो जरूर आई होगी कि इतने सारे तारे आखिर आए कहाँ से। क्या ये सिर्फ हमारे सौर मंडल में मौजूद है या उसके बाहर भी कोई चीज का अस्तित्व होता है। और हमने कहीं ना कहीं से ये बात सुनी होगी कि ये सारे तारे किसी न किसी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा का हिस्सा होती हैं। पर फिर हम सोचते हैं कि आखिर ये गैलेक्सी कौन सी बला है, कहाँ से आई है, बने कैसे ये। ऐसे ही कई सारे सवाल, और इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स रोल द इंट्रो। Okay, let's try something different. एडविन हबल, जिन्होंने पहली गैलेक्सी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई, जिसे हबल ट्यूनिंग फोक डायग्राम के रूप में जाना जाता है। इसमें आकाशगंगाओं को एलिप्टिकल्स, नॉर्मल स्पाइरल्स, बेरेड स्पाइरल्स जैसे कि मिल्की वे और इर्रेगुलर गैलेक्सी टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक आम गलत धारणा है कि एडविन हबल ने गलत तरीके से ट्यूनिंग फोक डायग्राम में गैलेक्सीज के लिए एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस की वर्णना की, पर यह बात गलत है। इसके बजाय ट्यूनिंग फोक डायग्राम सरल से जटिल तक के विकास को दिखाता है, जिसका कोई अस्थायी अनुमान नहीं है। अब एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि गैलेक्सी डिस्क संभवतः पहले बनती है, फिर गैलेक्सीज मर्जर के माध्यम से एलिप्टिकल गैलेक्सीज में विकसित होती है। वर्तमान मॉडल ये भी अनुमान लगाते हैं कि गैलेक्सीज में मैटर का अधिकांश भाग डार्क मैटर से बनता है, एक ऐसा पदार्थ जो प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट नहीं करती, या फिर सरल भाषा में गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर किसी भी माध्यम से इंटरैक्ट नहीं करता है। यह अवलोकन इसलिए उठता है क्योंकि गैलेक्सीज जिस तरह नजर आती है और जिस तरह घूमती है उस तरह नहीं बन सकती जब तक कि उनमें जितना दिखता है उससे ज्यादा द्रव्यमान ना हो। देखा जाए तो गैलेक्सीज के विकास में सबसे पहला चरण गठन का होता है। जब एक गैलेक्सी बनती है तो इसमें एक डिस्क आकार होता है और इससे इसके स्पाइरल आर्म्स या कहे तो सर्पिल बाहों जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे एक स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। इस बात पर अलग अलग सिद्धांत हैं कि तारों के इन डिस्क जैसे वितरणों को पदार्थ के एक बादल से कैसे विकसित किया जाता है। हालांकि वर्तमान में उनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। यहाँ मैं आपको गैलेक्सीज के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहूंगा। स्पाइरल गैलेक्सीज काफी पतली, डेंस और रिलेटिवली तेज रोटेट करती हैं, जबकि एलिप्टिकल गैलेक्सीज के सितारों में अनियमित रूप से कक्षाएं ओरिएंटेड होती हैं। विशालकाय गैलेक्सीज के केंद्रों में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जिसका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों गुना ज्यादा होता है हमारे सूर्य के मुकाबले। और ब्लैक होल्स के बारे में अगर आपको और जानना हो तो मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मैंने इस पर एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, उसको जरूर देख लेना आप। अब ये जानने के बाद तो आपका उत्साह और भी बढ़ गया होगा गैलेक्सीज के बारे में जानने में और ये कैसे बनती है। तो गैलेक्सीज के बनने को लेकर दो मुख्य मॉडल हैं और इन दो मॉडलों में से एक टॉप डाउन फॉर्मेशन है। इस मॉडल को मोनोलिथिक कोलैप्स मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में गैस के एक बहुत विशाल बादल के कोलैप्स होने से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। सन 1962 में एगन, लिंडनबेल और सैंडेज ने सुझाव दिया कि ये गैस क्लाउड तब तक कोलैप्स होता रहेगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन प्राप्त नहीं कर लेता एक पॉइंट पर, जहां ग्रेविटेशनल कोलैप्स गैलेक्सी के बढ़ते रोटेशनल स्पीड के कारण उसके केंद्र प्रसारक बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हेलो स्टार्स और ग्लोबुलर क्लस्टर्स तभी बनने शुरू हुए थे जब पूरे गैलेक्सी का गठन शुरू हुआ। इसके अलावा वे एक ही विशाल बादल से बने थे, जबकि ये अभी भी रिलेटिवली स्फेरिकल था। जैसे जैसे क्लाउड खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, वो एक डिस्क का आकार लेने लगा था।
और जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे थे वो अब एक एसेंट्रिक ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल सेंटर के चक्कर लगाने लगे और खुद के ग्रेविटी के कारण अपने आप को बिखरने से रोक पाए। और यही एक्सप्लेनेशन आज दिया जाता है ग्लोबुलर क्लस्टर सिस्टम्स के लिए और साथ ही साथ गैलेक्सी के चारों तरफ मौजूद स्टार डिस्क के लिए भी। टॉप डाउन थियोरी के बाद अब हम बॉटम अप फॉर्मेशन थियोरी को देखेंगे। बॉटम अप मॉडल, जिसे बेहतर रूप से हायरार्किकल क्लस्टरिंग के नाम से जाना जाता है, इससे लैम्बडा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल के निर्माण की शुरुआत की गई थी, जो गैलेक्सीज के बनने का सबसे पसंदीदा और सबसे स्वीकार्य तरीका है। यह किसी भी तरीके से पूरी तरह तो सही नहीं है, हालांकि इस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत जरूर है, लेकिन यह ब्रह्मांड को सबसे सटीक रूप से समझाता जरूर है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ब्रह्मांड को कितना कम जानते हैं और इसको लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हैं। बॉटम अप मॉडल में कहा गया है कि ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सीज गैलेक्टिक मर्जर्स के माध्यम से निर्मित और विकसित हुई हैं। लैम्बडा सीएमडी मॉडल के साथ जो मुख्य अंतर बनाया गया है इसमें वो ये है कि गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स की और गैलेक्सी मर्जर्स की कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या करने के लिए इस चित्र में कोल्ड डार्क मैटर को जोड़ा गया है, जिनके बारे में मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखी है। मैं उसको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप याद से देख लीजिएगा। बॉटम अप मॉडल के साथ ये सोचा जाता है कि गैलेक्सीज को बनने के लिए जो मूल चीजों की जरूरत है वो मौजूदा दिन के ग्लोबुलर क्लस्टर सिस्टम के आकार में होंगे, जिनमें उनके मूल गैस अधिक मात्रा में पाए जाते होंगे। यहाँ इस फोटो में हम देख सकते हैं बहुत सारी छोटी आकाशगंगाएं, संभवतः केवल ग्लोबुलर क्लस्टर्स के आकार के होंगे, वे मर्ज होकर ड्वार्फ गैलेक्सी यानी कि बौने आकाशगंगाओं को बना रही हैं, जो कि इसी तरह मर्ज होते हुए आगे और बड़े गैलेक्सीज बनाती हैं। तो ये थे दो मॉडल्स गैलेक्सी फॉर्मेशंस को लेकर। आपको कौन सा मॉडल ज्यादा सही लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और साइंस न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही कंटेंट फिजिक्स रिलेटेड बनाता रहता हूं और उसको हिंदी में इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।